चलिए भाई। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक। आज हम सारे टेस्ट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने पहले हम एल्कीन हाइड्रोकार्बन से चालू करते हैं, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर अल्कोहल, फिर उसके बाद टेस्ट माइंस के टेस्ट हैं। तो वो पढ़ना है कि एल्कीन और एल्काइन के टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट, फिनॉल का टेस्ट, कार्बोनाइल कंपाउंड के टेस्ट और अमाइंस के टेस्ट, यही ना। चलो शुरू किया जाए। पहला टेस्ट आप अनसेचुरेशन टेस्ट करते हो, करेक्ट। अनसेचुरेशन टेस्ट किसके लिए होता है भाई? एल्कीन और एल्काइन के लिए ना। अब उसमें दो रिएजेंट यूज करते हैं। एक बेयर्स रिएजेंट जिसको हम डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं, जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन, करेक्ट। और सोल्यूशन को क्या कर देगा वो? डीकलराइज कर देता है। दूसरा है Br2 वाटर। Br2 वाटर आपने पढ़ा है, एंटी एडिशन कराते हैं, विसिनल डाइहेलाइड बनाते हैं। वो भी अनसेचुरेशन टेस्ट है, क्योंकि वो बी आर नॉन क्लासिक मैकेनिज्म क्या आपने पढ़ी थी? नॉन वाया नॉन क्लासिकल के टाइम चलता है और एंटी एडिशन होता है, आपने पढ़ा, ठीक। चलो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बस फटाफट सुनना है भाई। अनसेचुरेशन टेस्ट पहला क्या है भाई? वो पता है, पहला एल्कीन और एल्काइन के लिए, करेक्ट। पहला देखो, बेयर्स रिएजन। बेयर्स रिएजन वही लिखा हुआ है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। यहाँ 4 होगा, ये यू नहीं है, ये 4 है, ठीक है। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, करेक्ट। इसी को हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या करता है भाई? KMnO4 का कलर आपको पता है, पर्पल कलर का होता है। फिर ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? चला जाता है ये किसमें? MnO2 में। क्वेश्चन आएगा बीच ऑफ द फॉलोइंग, समझिए। पहला टेस्ट ये है कि इसका जो पर्पल कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? MnO2 एक ब्राउन कलर की पीपीटी ऑक्टेन होती है, करेक्ट। पहला टेस्ट ये रहा आपका, इसको आप याद रखेंगे, इस कलर याद रखेंगे इसका, ठीक है। ये किसके लिए है आपको पता है, एल्कीन और। चलो दूसरा क्या है? Br2 इन वाटर। किस कलर का होता है भाई Br2 इन वाटर? इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, Br2 का। फिर जब उसको हम क्या करते हैं, जब उसको हम ऐड करते हैं तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है भाई? कलरलेस। ये क्या करता है? ये उसको डीकलराइज कर देते हैं। एल्कीन एल्काइन क्या करते हैं? उस कलर को डीकलराइज कर देते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कलरलेस है, या उसको क्या करेंगे आप? रिएक्शन में क्या होता है? ये उसकी रिएक्शन होती है, तो आपने पढ़ी है। वो एंटी एडिशन होता है। जब एंटी एडिशन होता है तो आपको बनता है क्या? विसिनल डाइहैलाइड। जैसे आपकी ये एल्कीन अगर रही होगी, आपने पढ़ा होगा Br2 के साथ रिएक्शन, तो पहले आप क्या करते थे? एक नॉन क्लासिकल केटायन बनता, करेक्ट। फिर उसके बाद दूसरा Br क्या करता है? इस पे अटैक करता है और ये यहाँ से ओपन हो जाता है। ये आपने पढ़ी है रिएक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आप पढ़ते हो इसको, ठीक है। तो ये दो टेस्ट थे किसके? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अनसेचुरेशन टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला आप याद रखिए, KMnO4 MnO2 में जाता है, मतलब उसका कलर पर्पल से ब्राउन कलर की पीपीटी ऑक्टेन होगी, ठीक है। दूसरा क्या है? Br2 वाटर, उसका कलर रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाता है, मतलब वो एल्कीन एल्काइन क्या करेंगे? उसको डीकलराइज कर देंगे। क्वेश्चन आएगा बीच ऑफ द फॉलोइंग विल यू डीकलराइज द Br, ठीक है। तो हमें एल्कीन और एल्काइन को देख लेना। कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जो सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस देते हैं, जो सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस देते हैं। आपको पता है टर्मिनल एल्काइंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आपको पता है टर्मिनल एल्काइंस एसिड बेस रिएक्शन भी करते हैं। तो सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, किसी सोडामाइड के साथ, किसी बेस के साथ भी रिएक्ट कर। तो ये सिर्फ सोडामाइड नहीं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, या तो ये सोडामाइड या हो सकता है सोडियम से भी पूछे आपकी रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। करेगा आपको, ये क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होती है, यहाँ से H मिट जाएगा। अगर NaNH2 से हो रहा है तो अमोनिया बन जाएगा, और अगर सोडियम मेटल से हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस ऑक्साइड होगी, करेक्ट। अगर आपका NaNH2 से कराओगे तो अमोनिया बनेगा, और अगर सोडियम मेटल से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो टर्मिनल एल्काइन
एसिड बेस रिएक्शन भी करेगा। पहला टेस्ट ये है किसी बेस के साथ या सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ भी कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बताओ ये करेगा कि नहीं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है भाई, साइक्लोब्यूटाडाइन। और एक ये पढ़ा होगा आपने, साइक्लो ऑक्टाटेट्राहीन, ने पढ़ा है। इन दोनों के बारे में आपको बताना है क्या ये दोनों भी, ये दोनों सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे, कमेंट में बताना दो। ये नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक। चलो AgNO3 के साथ क्या होगा, H हटेगा, सेम वही रिएक्शन, H हटेगा Ag लग जाएगा, ठीक है। और इसका कलर याद रखेंगे कि ये व्हाइट कलर देता है। क्या देता है ये भाई, ये आपको देता है व्हाइट कलर, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे कलर कैसा जब Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो भी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, रेड कलर ऑब्टेन होगा आपका। ये आप याद रखेंगे, बस हाइड्रोजन हटाना है, Ag लगाना है, हाइड्रोजन हटाना है, Cu लगाना है, करेक्ट। ये देखो नॉन टर्मिनल एल्काइन, और नॉन टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन ओनली कौन देगा, टर्मिनल एल्काइन देंगे, करेक्ट। तो ये आपके रहा डीक्लोराइजेशन, मतलब ये था आपका एल्कीन और एल्काइन का केस, करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, देख लो। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है इस, ऐसा होता है ना जब रिटर्न फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो फिर ऐसा रिएक्ट करता है, मतलब वो पैरेलल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। चलो अगला है टेस्ट ऑफ अल्कोहल। आपको पता है विक्टर मेयर टेस्ट ना, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है भाई, विक्टर मेयर टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है पहले वो बताओ। विक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट, ठीक है। रिएजेंट क्या होता है, फास्फोरस के साथ I2 लिया जाता है। पहला रिएजेंट ये यूज किया था, मतलब यहाँ से अल्कोहल का हाइलोजेनेशन होता है, मतलब आयोडीन जाके आपने वो रिएक्शन पढ़ी होगी अल्कोहल वाली, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हो, रेड फास्फोरस प्लस Br2 वाली, सेम वही, फास्फोरस और I2 है। उसके बाद AgNO2 लिया जाता है, करेक्ट। फिर वो नाइट्रो बन जाता है, Cl हट के नाइट्रो बन जाता है। उसके बाद HNO2 से कराया जाता है, किससे कराया जाता है, फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है, फिर उसको सॉल्युबल, फिर उसको NaOH में उसको सॉल्युबल किया जाता है। तो क्या मिलता है आपको पता है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं। थर्ड के बाद जब यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, जब NaOH में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, जब NaOH में उसको डाला जाएगा तो वहां पे आपको दिखाई देगा रेड कलर। क्या दिखाई देगा आपको, आपको वहां रेड कलर आता हुआ दिखाई देगा, करेक्ट। जब आप 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे आपको वहां ब्लू कलरेशन आता है, ठीक है। और जब आप 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं होती यहाँ पे। क्या होती है यहाँ पे, 3 डिग्री पे तो रिएक्शन ही नहीं हो पाती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी तो छोड़ दो। तो 3 डिग्री से ये क्या लिखा गया है, कलरलेस, क्योंकि आपकी 3 डिग्री पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती आगे, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाता है, इसलिए हम वहां पे कलरलेस बोलते हैं। उसका शॉर्टकट है RBC। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो रेड कलर देते हैं, 2 डिग्री जो ब्लू कलर देते हैं, और 3 डिग्री जो है C का मतलब कलरलेस, ठीक है। रिएजेंट याद रखें, PI2 पहले यूज होता है आयोडीनेशन, फिर NO2 ऐड होता है, फिर है Cl हट, आयोडीन हट गए, NO2 लग जाता है, फिर HNO2 से रिएक्शन होती है, समझ गए। एक जगह स्यूडोनाइट्रोल बनता है और एक जगह नाइट्रोलिक एसिड बनती है, ठीक। 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता। चलो अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हो, बताओ ये कौन सा कलर देंगे। पहले इसकी डिग्री देखेंगे, ये अल्कोहल है 3 डिग्री, पता है। ये अल्कोहल की डिग्री बताओ, 2 डिग्री। ये अल्कोहल है 1 डिग्री। ये अल्कोहल है 2 डिग्री। ये अल्कोहल है 1 डिग्री, करेक्ट। 3 डिग्री कलरलेस, 2 डिग्री ब्लू कलर, 1 डिग्री रेड कलर, 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू कलर। RBC याद रखें आप, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब ये जो कलर आ रहा है वो इस स्टेप के बाद आ रहा है, कौन वाली स्टेप के बाद, इस वाली, जब उसको NaOH में डाला जाता है।
क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होती वो 3 डिग्री वाले, तो डाल रहे हो कैसे? जब यहाँ ही नहीं रिएक्ट किया तो आगे कैसे होगा? तो 1 डिग्री वाले नाइट्रोलिक एसिड, 2 डिग्री प्रोडक्ट बनता है उसको स्यूडोनाइट्रॉल बोलते हैं। तो ये हमारा रिवीजन है, आप आरबीसी से याद रखें, आपका क्वेश्चन फट से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लुकास टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुकास टेस्ट में क्या होता है भाई? लुकास टेस्ट तो आप हेलोजनेशन रिएक्शन भी तो है, कॉन के ZnCl2 और प्लस कॉन के Cl आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ZnCl2 होता है, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी अल्कोहल में, इसको ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। करेक्ट, ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो आपने क्या पढ़ा? ये हेलोजेनिक, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो OH हट के Cl लगा देगा, यही करता है, मतलब हेलो एल्केन बनाएगा। ठीक, तो अब क्या देखा गया है कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपकी पीपीटी फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? टर्बिडिटी आती है, मतलब व्हाइट कलर की। उसको हम क्लाउड की तरह दिखती है, या उसको आप क्लाउडी पीपीटी भी बोल सकते हो। तो जो टर्बिडिटी आती है यहाँ पे 1 डिग्री के साथ, वो डालने के बाद तुरंत नहीं आती, उसको टाइम लगता है, हाफ एन आवर तक। कभी कभी तो उसको थोड़ा सा, जिस टेस्ट ट्यूब में तुम आप रिएक्शन करा रहे हो उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको हिलाना पड़ता है ताकि कलर आ जाए। इसलिए आपसे क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल 1 डिग्री रिएक्शन नहीं देता लुकोस्टेस, क्योंकि 30-30 मिनट लगा देता है, और कभी कभी वो भी नहीं आता तो हमें उसको शेक करना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा हीट देनी। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्वेश्चन आया, हाँ लुकास टेस्ट देते हैं। इनको जो टर्बिडिटी आती है ये 5 से 10 मिनट लगता है इसको आने में। ठीक? और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो इमीडिएट दे देते हैं, मतलब बहुत फास्ट देते हैं, मतलब वाइट टर्बिडिटी बहुत आसानी से देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और इस लुकास टेस्ट में जो मैकेनिज्म एक्चुअल में, इंटरमीडिएट जो आरसीएल बनता है इस रिएजेंट से कराने के बाद, वो एक्चुअल में वाया कार्बोकेटाइन बनता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अल्कोहल होता है, ये एसिड का H प्लस है, ये क्या करता है? इसको प्रोटोनेट करता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ निकल जाता है, ये बन गया R प्लस। उसके बाद आके Cl माइनस ऐड होता है और प्रोडक्ट बनता है RCl। तो लिखा है यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी आती है जिसको हम बोलते हैं क्लाउडी पीपीटी। इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरमीडिएट है, ये हमारा क्या है भाई? हमारा जो इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन, इसका मतलब जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसकी टर्बिडिटी ज्यादा फास्ट आएगी, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा बढ़िया टर्बिडिटी, तो फास्ट टर्बिडिटी आएगी। इसका मतलब है कि हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और लीस्ट स्टेबल, इसीलिए हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल, नॉर्मल 1 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, एलाइलिक 1 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल 1 डिग्री की बात। एलाइलिक वाले तो स्टेबलाइज हो जाएंगे, फिर भी उनको 7-8 मिनट जाएगा, फिर भी उनको 8 मिनट लगते हैं। चलो ये देखो, समझ गए? 3 डिग्री तुरंत, 2 डिग्री 5 से 10 मिनट लेते हैं, और 3 डिग्री आधे घंटे के आसपास, मतलब हम मानते हैं कि नॉर्मल 1 डिग्री ग्लूकोज टेस्ट नहीं देते। ये ध्यान में रखेंगे। ये 1 डिग्री है, बताओ ये कौन सा? ये 1 डिग्री तो है, लेकिन जब OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 1 डिग्री के साथ साथ ये एलाइलिक, ये थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो गया। इसका मतलब है कि ये वन नॉर्मल 1 डिग्री है, तो ये इसको हटा के कार्बोकेटाइन जब बनाओगे तो ये नॉर्मल 1 डिग्री है, उतना स्टेबल नहीं। इसका मतलब ये नहीं देगा टेस्ट। ये 1 डिग्री एलाइलिक है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन, हाँ ये देगा। और इसको भी 8 7 8, मतलब 5 से 10 के बीच में, मान लो 7-8 मिनट लिखता ही है ट्यूबिडिटी देने। इसको जब यहाँ से हटाओगे तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, आपको पता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होते हैं, ये भी 1 ही डिग्री है लेकिन ये बेंजाइलिक। इसको जब हटाओगे यहाँ से, देखो ये दो दो तरफ से रिजोनेंस स्टेबलाइज है, एलाइलिक ही, ये एलाइलिक अल्कोहल है, तो एलाइलिक अल्कोहल तो स्टेबलाइज होते हैं, देखें। अच्छा, जैसे हम OH को हटाएंगे भाई, OH तो ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन, आपने पढ़ा है कि ब्रिज हेड कार्बोकेटाइंस आर हाईली, ब्रिट्स रूल पढ़ते हो आपकी, ब्रिज हेड कार्बन नेवर बी sp2। तो ये ब्रिज हेड कार्बन है, इसका मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते, हाईली अनस्टेबल, इसका मतलब वो नहीं देगा। ये कौन है? ये तो विनाइलिक अल्कोहल है, विनाइलिक अल्कोहल पे पॉजिटिव आएगा, ये भी अनस्टेबल होते हैं, तो ये भी आपका नहीं देगा। ठीक है, ये आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ये कार्बोकेटाइन आएगा, तो 2 डिग्री को हम मानते हैं कि ये दे देगा। ठीक है, 5-10 मिनट लगाएगा तो भी देगा। ये है अल्कोहल, वरना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, OH हटा के देख लो तो ये भी दे देगा।
ये वाला हटाओगे तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा और ये एरोमेटिसिटी आ गई, हाईली अनस्टेबल, रिजोनेंस में जा रहा है तो देगा। इस ओएच को हटाओगे कार्बोकेटाइन बनेगा और 2 डिग्री, और 2 डिग्री देते हैं। इस ओएच को हटाओगे कार्बोकेटाइन बनाओगे, एल्हाइलिक अल्कोहल, एल्हाइलिक देते हैं। ये भी तो अनस्टेबल है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव, तो फेनॉल है, अल्कोहल ही नहीं। इसको तो हट, ये तो फेनॉल है भाई, ये अल्कोहल ही नहीं है, जिसका मतलब यहाँ तो हटाने की जरूरत भी नहीं। और हटा भी दिए तो पॉजिटिव जो आएगा यहाँ पे हाईली अनस्टेबल है। आपको पता है ब्रीच हेड के बाद इसी का नंबर आता है, यहाँ इंस्टेबिलिटी। तो ये आपका है फास्ट टेस्ट, समझ गए? ये कुछ क्वेश्चन थे। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट आ गया फेनोलिक ग्रुप टेस्ट। फेनोलिक ग्रुप का मतलब बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो OH, यही ना? जब बेंजीन से डायरेक्ट OH कनेक्ट होगा तो उसके कौन से टेस्ट हैं? पहला तो है लिटमस टेस्ट, कोई भी एसिड लिटमस टेस्ट देता है। क्या करता है लिटमस टेस्ट में? वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है भाई? उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को इनटू रेड, रेड कलर में क्या होता है, चेंज आ जाता है, मतलब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं फेनोलिक ग्रुप टेस्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल FeCl3, कौन सा? न्यूट्रल FeCl3, या उसी को हम एक्वस FeCl3 भी बोलते हैं। ये क्या होता है? अगर हम फेनॉल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 से कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर वायलेट कलर का होता है। किस कलर का होता है? ये उसकी रिएक्शन आपकी लिखी है, फेनॉक्साइड आएगा, ठीक है। और ये 3 माइनस है, तो यहाँ पे एक्टिस में आएगा +3 आएगा, क्योंकि 6 माइनस इधर से आएगा, 6 प्लस और 3 हट जाएगा। तो याद रखना है कि ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल FeCl3 फेनोलिक ग्रुप के टेस्ट होते हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट याद रखें। देखो ये इसको हम बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल। देखो बेंजीन से डायरेक्ट OH कनेक्ट है तो देगा, चाहे आर्थो हो, चाहे पैरा हो, चाहे मेटा हो, तीनों पे OH क्या होगा, बेंजीन से, या हो सकता है कैटेकॉल हो, रिसोर्सिन हो। ये कैटेकॉल होता है जब 1 2 पोजिशन पे 2 OH लगे हो ना, उसको हम कैटेकॉल बोलते भी देगा। पैरा वाले को क्यूनॉल बोलते हैं, मेटा वाले को रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, तो ये भी देंगे और ये भी देगा, क्योंकि फेनोलिक ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ है। अच्छा ये पूछ लिया जाए, फेनॉल तो टेस्ट देगा, ये तो फेनॉल है, ये तो देगा ही देगा। क्या ये देगा? अगर हमने यहाँ पे बीच में CH2OH लगा दिया, नहीं ये फेनॉल है ही नहीं, ये तो देगा ही नहीं, क्यों? ये तो अल्कोहल है, ये फेनॉल थोड़ी है, इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। तो फेनोलिक ग्रुप के टेस्ट हैं, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक और है जो दे सकता है, कौन? बेंजोइक एसिड, FeCl3, या वही न्यूट्रल या एक्वस जो भी ले लो, एक ही बात है। तो ये भी एक बफ कलर्ड PPT बनाते हैं, ये भी एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बफ कलर्ड की PPT बनाते हैं, या इसी को हम लाइट ग्रीन कलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये उसका कॉम्प्लेक्स है। तो याद रखेंगे कि बेंजोइक एसिड भी रिएक्ट कर जाता है किससे, FeCl3 से, एक बफ कलर्ड या लाइट ग्रीन कलर की PPT का फॉर्मेशन करता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। समझिए, तो ये था हमारा न्यूट्रल FeCl3। एक है एजोडाई टेस्ट, आपने एजोडाई टेस्ट पढ़ा होगा, एजो कपलिंग रिएक्शन पढ़ते हो आप, एजो कपलिंग रिएक्शन पढ़ते हो ना डाइजोनियम सॉल्ट की। फेनॉल के साथ क्या होता है भाई, फेनॉल के साथ जब हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, ये इसके पैरा से अटैक होता है, बोले हो ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, N डबल बॉन्ड N, इसको हम एजो डाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो ऑरेंज कलर में, ठीक। ये तो फेनॉल गट, ये एनिलीन की भी रिएक्शन करा सकते हो, बीटा नेपथॉल भी करा सकते हो, बीटा नेपथॉल भी एक फेनोलिक ग्रुप है ना, वो भी एजोटाइप टेस्ट देता है। बीटा नेपथॉल क्या होता है भाई, नेपथॉल क्या होता है पहले इधर देख लो, ये आपका नेपथॉल है। नेपथलीन जानते हो ना आप, नेपथलीन बात उसी से नेपथॉल बनता है, ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा नेपथॉल। अल्फा नेपथॉल का मतलब यहाँ पे OH होता है तब होता है। ये बीटा नेपथॉल है, मतलब बीटा नेपथॉल भी फेनोलिक टेस्ट देंगे, क्यों? क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट OH कनेक्ट।
इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है एजो का मतलब ट्राइजोनियम के साथ रिएक्शन, इसका भी कलर वही आता है ऑरेंज डाई कलर का, ठीक है। समझिए ये फेनोलिक ग्रुप के टेस्ट। ओके, आगे बढ़े। ये तीन टेस्ट, लिटमस टेस्ट तो सबको पता है, ब्लू से रेड। एजो डाई टेस्ट तो देते हैं, एनिलीन भी देता है, फेनॉल भी देता है, नेप्थॉल भी देते हैं। न्यूट्रल एफिसियल 3 के साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आगे अब आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के टेस्ट। कार्बोनाइल कंपाउंड में बहुत सारे टेस्ट पढ़ते हो आपने। पहला है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, या इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। हम टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है भाई, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक। जब उसको कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करवाएं, तो हमें जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसके साइड अंदर वाली जो साइड वॉल, उस पे आपके सिल्वर डिपॉजिट होने लगता है। कुछ यहाँ पे बोलिएगा ना, जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करा रहे हो, उसके इनर सरफेस पे क्या होने लगता है, सिल्वर अगर डिपॉजिट होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, मतलब वो एक मिरर की तरह चमकने लगेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। जब ऐसा तो आपको दिखेगा कि सिल्वर डिपॉजिट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आपको पता है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं, जिसमें सिल्वर +1 में होता है। सिल्वर जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। इसका ये भी काम है कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको लिखने का तरीका बहुत सारा है, Ag+1 लिख लो, या AgNO3 लिखा है तो भी वही है, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तब भी वही है, या Ag1 लिखा है तो भी वही, या Ag2O लिखा है तो भी वही है, मतलब सिल्वर +1 में है, तो वो टॉलेंस रिएजेंट है। तो यहाँ पे देखो मैंने सब लिख दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा तो ऐसा रहे, मतलब ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऐसा बनाएंगे, ठीक। तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। देखो ये क्या लिखा हुआ कि एल्डिहाइड को एसिड में क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा अब आते हैं कि देगा कौन। सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, ऑल एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। तो चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। कीटोन में, कीटोन तो नहीं देते, लेकिन अगर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो वो दे देगा। मतलब अगर कीटोन के अल्फा पोजीशन पे OH लगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये कीटो है, इसके अल्फा का, या इस तरफ भी अल्फा हो सकता है, मिस्टर नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी लिखा है ना, वनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स। हमें ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कीटोन में सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी है, करेक्ट। हाँ, एसिड कोई देता है या सिर्फ फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है, ऐसा क्यों। फॉर्मिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, लेफ्ट साइड से आप देखोगे तो वो अल्डिहाइड कितना दिखता है, देखो ये फॉर्मिक एसिड है, लिखा है ना फॉर्मिक एसिड वनली, एसिड में सिर्फ फॉर्मिक एसिड। इस तरफ से जब आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं, ये दिख रहा है एकदम अल्डिहाइड की तरह, ये दिख रहा है कि ये अल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इसलिए ये भी ये टेस्ट दे देता है। टर्मिनल एल्काइन भी ये टेस्ट देते हैं। टर्मिनल एल्काइन कैसे पता, अभी पीछे हमने पढ़ा था, देखो अभी पढ़े थे ना कि टर्मिनल एल्काइन AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखे थे ना वहां पे, वो वही था वो, यही होगा। तो H हट के यहाँ से क्या लग जाएगा, Ag+। व्हाइट कलर पीछे अभी पढ़े थे ना अनसेचुरेटेड फेस में, वही वाला। तो टर्मिनल एल्काइन भी दे देगा, रिएक्ट कर जाएगा, और हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो टर्मिनल एल्काइन में सिर्फ टर्मिनल एल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन में वनली टर्मिनल एल्काइन बस। और कार्बोहाइड्रेट में कौन देगा भाई, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये टेस्ट देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर ये आपको पता है। तो ये सारे कंपाउंड है जो टॉलेंस टेस्ट देते हैं, करेक्ट। आपको पता है, बता दिया। टॉलेंस के बाद आता है फेलिंग। आपको पता है फेलिंग कौन देता है, फेलिंग में सारे अल्डिहाइड नहीं देते, कुछ अल्डिहाइड जो स्टेबल हैं, जो कॉन्जुगेटेड है, जो रिजोनेंस स्टेबल है, जो रिजो जिनका कीटो पार्ट का पाई बॉन्ड रिजोनेंस में, वो नहीं देते। मतलब जो स्टेबल अल्डिहाइड है वो नहीं देते, बाकी देंगे। समझ गए, मतलब जिनका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा वो नहीं देंगे, उसके अलावा उसको छोड़ के सब देंगे। उसके बाद क्या है, कीटोन में कौन सा देता है, कीटोन में सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं बस, बाकी कोई नहीं देता।
जैसे टॉलेंस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही देते हैं। और अल्डिहाइड में वो अल्डिहाइड नहीं देंगे जिनका कार्बोनाइल कंपाउंड किसमें, कॉन्जुगेशन में, जिनका कीटो पार्ट कॉन्जुगेशन मतलब जो स्टेबल हो, यहाँ लिखा होगा सब। और आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राइमरी फेलिंग, ये तो पूरा सब प्राइमरी, क्योंकि ये दो कंपाउंड, ये दो सोल्यूशन को मिला के हमारा फेलिंग सोल्यूशन बनता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी फेलिंग सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं एक्वस कॉपर सोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी फेलिंग सोल्यूशन क्या है, तो ये एक्वस कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। और उसमें सेकेंडरी भी है। सेकेंडरी में क्या आता है, इसको हम रॉचेल सॉल्ट बोलते हैं, रॉचेल सॉल्ट, या इसका एक और नाम है, क्या इसको बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्या बोलते हैं भाई इसको, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट भी होती है, इसी को रॉचेल सॉल्ट होती है, उसका फॉर्मूला है। जब दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं मिक्स फेलिंग सोल्यूशन, या इसी को हम फेलिंग रिएजेंट बोलते हैं, जिसमें कॉपर +2 में होता है। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और Cu+2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cu+ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको याद रखेंगे कि ये डीप ब्लू कलर का होता है, और जब Cu+ में जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो ये मोस्ट, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो लिखा है ना, ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव दिस टेस्ट। और इधर आते हैं, लिखा है सारी अल्डेहाइड ये टेस्ट देते हैं, वही बताया मैंने, एक्सेप्ट अल्डेहाइड दैट आर इन रिजोनेंस, मतलब जो स्टेबल है, मतलब जिनके पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जैसे बेंजल्डिहाइड, जिसका पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ रिजोनेंस में जाए, सील नहीं देगा। देखो इसका पाई पाई सिग्मा पाई ये भी रिजोनेंस में है, तो ये भी इसलिए नहीं दे रहा है, समझ गए। लेकिन अगर ये वाला कहा जाए, ये अल्डेहाइड है, ये तो रिजोनेंस में है ही नहीं, तो ये देगा, समझ गए। तो ऐसे अल्डेहाइड जो रिजोनेंस में नहीं रहेंगे तो वो दे देंगे, तो वो फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कोई भी अल्डेहाइड, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है, बस वो अल्डेहाइड आपका नहीं देगा जिसका पाई रिजोनेंस में। करेक्ट, समझ गए सब। आप इम्पोर्टेंट है, सब याद रखें आप। तो याद रखें कि फेलिंग, सब प्राइमरी फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ इतने को बोलते हैं। और जब दोनों के मिक्सचर को, मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, इस पूरे को हम बोलते हैं फेलिंग रिएजेंट, समझ गए। फेलिंग सोल्यूशन एक होता है बेनेडिक्ट ना, एक होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, जिसमें उसमें भी क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, बस यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट नहीं होता, वहाँ सिट्रेट होता है, उसको हम बेनेडिक्ट बोलते हैं। वो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वो भी अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई अल्डिहाइड लिखा हो और ऊपर एरो के ऊपर Cu+2 लिखा हो, अगर कॉपर +2 में एरो के ऊपर मेंशन है कोई कंपाउंड, इसका मतलब वो यही है, ये तो फेलिंग होगा या तो बेनेडिक्ट होगा, तो वो कैसे में कन्वर्ट करेगा, वो उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। करेक्ट, आगे बढ़े, समझ गए। चलो, हाइड्रोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म बेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन आप पढ़ते हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन को आपकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। क्या होती है भाई, मान लो ये अगर ये हेलोफॉर्म है, हेलोफॉर्म कौन देता है, जनरली हम जब कार्बोनाइल में कंपाउंड में पढ़ते हैं तो हम जनरली इसको अल्डिहाइड या कीटोन के लिए देते हैं, लेकिन अब उससे बहुत सारे हैं जो और भी दे सकते हैं। ये कीटोन है, आपको पता है क्या रिएक्शन कराते हो, NaOH। अगर मैं हाइड्रोफॉर्म लिया हो तो यहाँ I2 ले लूंगा। पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्या होता है भाई, मैं एक स्टेप बता देता हूँ। तो यहाँ से आता है एसिड बेस, बेस यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा तो यहाँ माइनस है, जैसे ही माइनस आता है ये इस पे अटैक करता है, तो क्या हो जाता है, RCOCH2 तो ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, पूछेगा इसमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये भी देते हैं, जो बीच वाला ये भी लिखा रहेगा तो ये भी देगा, तो ये तो दे ही रहा है, कभी कभी एक स्टेप बाद वाला दिया रहता है, ये भी देगा। इसके बाद ये वाला प्रोसेस फिर रिपीट होगा, फिर बेस आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो पहले से ज्यादा एसिडिक हो, हाइड्रोजन का कुछ तो -I लग रहा होगा, तो बेस फिर आएगा, फिर यहाँ से चले जाएगा, फिर वो हमला करेगा I2 पे, फिर एक I लग जाएगा, मतलब बारी बारी आई H हटता रहेगा, I लगता रहेगा, उसके बाद CHI2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों स्टेप के बाद फिर बेस आया, H ले गया, फिर हमला हुआ I2 भी।
फिर अगला स्टेप फिर सेम होगा, फिर एच आएगा, फिर बेस आएगा, एच ले जाएगा, फिर हमला होगा, फिर आई बन जाएगा, और लास्ट में आपका बनेगा आर सी ओ सी आई थ्री। मतलब 3 बार जब होगा स्टेप, मतलब ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो सकता है कि बताओ ये ऑटोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ देगा, क्यों? क्योंकि वो 2 स्टेप रिएक्शन करा के तुमको दिया हुआ है। ये दिया रहेगा तो भी करेगा, ये दिया रहेगा तो भी करेगा, 3 हाइड्रोजन वाला है वो भी करेगा, करेक्ट। इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो स्टेप होता है तो OH माइनस इस पे अटैक करता है। तो जब ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है। फिर जब माइनस अंदर की तरफ आता है, यहाँ से उड़ जाता है, तो क्या बन जाता है भाई? आर सी ओ ओ एच, और साथ में क्या निकल गया? सी आई थ्री माइनस, करेक्ट। तो आपको क्या मिल जाता है? आपको सी आई थ्री मिल जाए, सी आई थ्री माइनस इस एच प्लस को कैच करते हैं, और हमारा क्या बन गया? ओ माइनस, एसिड का सॉल्ट, और आपको सी एच आई थ्री ऑक्साइड हो गया, करेक्ट। ये आपकी मैकेनिज्म है, ये आप पढ़ते हो जब हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो ये आपको मैकेनिज्म बताई गई होगी। चलो अब मैं आ जाता हूँ, तो क्या पता चला मुझसे? कौन देता है? जनरली मिथाइल कीटोन देते हैं ना, मतलब जिनके सेकेंड कार्बन पे कीटोन लगा। सिर्फ वही नहीं देते, और बहुत सारे ऐसे वो इथाइल अल्कोहल भी देता है। अगर सेकेंडरी कार्बन पे OH लगा है तो भी देगा, 2 OH लगे हैं तो भी देगा। जेमिनल डाई हैलाइड है और दोनों कहाँ लगे हो? C2 कार्बन पे, तो वो भी देगा। अगर किसी के पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो वो भी देगा, समझ गए? बहुत सारी कंडीशन में ये देते हैं। चलो, लिखा है देखो अल्कोहल में। एक तो है कि पहला कि मिथाइल कीटोन देंगे। मिथाइल कीटोन का मतलब जो कीटो ग्रुप होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? कीटो ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो सेकेंड कार्बन कहाँ होगा? डायरेक्ट। ये तो हमेशा दें, क्योंकि यहीं से ये टूट के निकल जाता है, यहीं से आइडोफॉर्म बनता है, और ये एसिड का सॉल्ट बनता है। इसके लिए ये इथाइल अल्कोहल देते हैं। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? क्योंकि इथाइल अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होती है, किसमें? एसिटल्डिहाइड। मतलब ये पहले ऑक्सीडाइज होते हैं फिर देते हैं। जब इसको 2 कार्बन को ऑक्सीडाइज करोगे, ये तो क्या बनाएगा? CH3COH। देखो ये मिथाइल कीटोन की तरह नहीं दिख रहा इधर से, यहाँ बना हुआ है। देखो ये मिथाइल कीटोन है ना, इसीलिए इथाइल अल्कोहल देते हैं टेस्ट। पहले वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, फिर वो देते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, जेमिनल डाई हैलाइड, या सेकेंड कार्बन पे क्या हो? जेमिनल डाई ऑल हो या सिर्फ ऑल हो तो भी चलेगा, है ना? अगर वो सारा मसला सेकेंड कार्बन का ही, तो अगर तुम देखो ये वाला केस है, जैसे ये 2 Cl है, ये जेमिनल डाई हैलाइड है, और कहाँ पे है? दूसरे कार्बन, तो ये OH का हमला होगा, 2H आएगा, H2O हटा दो, क्या बन गया? मिथाइल कीटोन, करेक्ट। यही पढ़ते हो ना? कीटोन पे जनरली 2H अनस्टेबल होते हैं, वो हट जाते हैं और कीटोन बन जाता है, फिर डिहाइड्रेट हो जाता है और मिथाइल कीटोन बन गया, करेक्ट। तो देगा। अगर तुमसे कहा जाए ये क्या जेमिनल डाईऑल हो, देखो ये जेमिनल डाई हैलाइड है, ये सेकेंड कार्बन देखो 1 2, या ये कहाँ? ये एक स्टेप बाद है इसके, जेमिनल डाईऑल बनता है जब Na से रिएक्शन करा देते हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन हो जाती है। तो फिर ये 2H एक ही पे आ जाते हैं, दोनों Cl हट जाते हैं, फिर H2O हटा देते हैं कि अनस्टेबल है, फिर कीटोन बन जाता है मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन देते हैं। तो चाहे ये दिया हो, चाहे ये दिया हो, वो भी देगा, चाहे ये भी दिया हो, या आपको सेकेंड कार्बन पे OH दिया होगा, कहाँ पे? दूसरे कार्बन पे अगर OH है तो भी देगा, कि वो ऑक्सीडाइज होके पहले कीटोन में चला जाएगा, फिर वो दे देगा, करेक्ट। एक और है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर किसी के पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, क्या है? जैसे ये देखो, ये वाले हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो इसलिए दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये निकलता है ना, वो एसिडिक होना चाहिए। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? 2 - I के बगल में। साइक्लिक में भी देखो, यहाँ पे भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, एसिडिक है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट में जाते हैं, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट में जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा, चलो अच्छा आगे क्वेश्चन शायद दिया होगा। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे कीटो लगा है और यहाँ पे, तो ये तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन है नहीं। एक्टिव मिथाइलिन वो होता है जो 2 कीटो या 2 - I के बीच में फंसा हो, ताकि जब H निकले, जब माइनस आए तो दोनों उसको स्टेबलाइज करते हैं, समझ गए? कौन कौन देता है भाई? मिथाइल कीटोन देते हैं, इथाइल अल्कोहल देता है, और अगर जेमिनल डाई हैलाइड हो सेकेंड कार्बन पे, या ऑल हो, या मतलब ब्यूटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, जो भी हो, समझ गए? ऐसे अल्कोहल जिसके सेकेंड कार्बन पे OH लगा हो वो भी दे देते हैं।
नॉर्मल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल देता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल देता है तो वो अल्कोहल जिसके सेकंड कार्बन पे OH लगा हो, या सेकंड कार्बन पे 2 H लगा हो, या 2 Cl लगा हो, तो भी देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और भी लिखे हुए हैं, ये नहीं देते एसिड या एसिड डेरिवेटिव, ये टेस्ट नहीं देते, इंपॉर्टेंट ये भी है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव नहीं देते, देखो ये एसिटिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे भी तो देखो मिथाइल कीटोन दिख रहा है, लेकिन ये नहीं देता, क्यों? क्योंकि जब अब बेस आएगा, बेस का काम क्या रहता है, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाता है। तो जब बेस यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा तो जो कार्बन आयन बनता है वो स्टेबल नहीं होता, लिखा है ना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घट गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, OH का काउंटर रिजोनेंस की वजह से ये नहीं दे पाते, ठीक है। तो चाहे वो एसिड हो, चाहे वो अमाइड हो, चाहे वो एस्टर हो, एक भी नहीं देते, वो रीजन वही है, सब में काउंटर रिजोनेंस चल रहा है। एनहाइड्राइड हो, वो भी नहीं देते, ये मतलब नहीं देने वाले हैं, देने इस मतलब क्रॉस लगाना है, मतलब ये देने वाले नहीं। क्या बताना है यहाँ? ना ये देगा, 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 समझ गए? एसिड और एसिड डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देंगे, याद रखना। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ से एसिड लगा हुआ है, यहाँ से क्या है, CH3CO। यहाँ पे कोई काउंटर रिजोनेंस नहीं चल रहा है कि वो उसको इस कार्बन आयन बनेगा तो उसको काउंटर रिजोनेंस करके उसकी स्टेबिलिटी घटा रहे हैं, नहीं घटा रहे, इसलिए ये देते हैं। तो ये दे रहा है, तो ये भी देगा, क्योंकि CH3CO है, यहाँ तो अल्डिहाइड लगा है, इसका मतलब ये भी देगा। अगर COCH3 के बगल में एसिड लगा दो, या COCH3 के बगल में एसिड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या था, यहाँ मिथाइल के साथ एसिड लगा हुआ है, दोनों में फर्क है, ठीक है। इसलिए ये दोनों देते हैं, ये नहीं देते, एसिड डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देते, ध्यान रखना। अब आते हैं इसमें कौन देगा भाई, ये दूसरे कार्बन पे नहीं, ये तीसरे कार्बन पे, तो नहीं देगा, हमें दूसरे कार्बन पे चाहिए। ये दूसरे पे नहीं, तीसरे पे 2 H है, ये भी नहीं देगा। ये कहाँ है, दूसरे पे OH है, तो दे देगा। यहाँ पे देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, दूसरे पे OH है, तो इस तरफ से दे देगा, करेक्ट। इधर देखो, तीसरे पे OH है, 1 2 3, तो नहीं देगा, समझ गए? तो ये अगर होता तो ये देगा, क्यों? क्योंकि इधर से देखो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन देते हैं, करेक्ट। कौन नहीं देता वो याद रखोगे, तो ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं देते, लेकिन ये दोनों टेस्ट देते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये था हमारा आयोडोफॉर्म, करेक्ट। आगे बढ़े, समझ रहे हो ना? चलो अगला है 2,4-DNP टेस्ट, वैसे ये रिएक्शन में आप पढ़ ले तो फिर भी मैंने ले लिया। 2,4-DNP टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सारे कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव दिस टेस्ट। 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है भाई, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा। हाइड्राजीन कैसा होता है भाई, इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं, NH2। अब इसमें फिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन जब बोलता है, जब फिनाइल बोलता है तो यहाँ से एक एच हटा के पीएच लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ये हाइड्राजीन, ये आपका हाइड्राजीन है। अगर एक हाइड्रोजन हटा के पीएच लगा दोगे, फिर उसको हम फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक फिनाइल हाइड्राजीन। लेकिन हमसे फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 2 और 4, 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दो, मतलब इसमें अगर ये स्ट्रक्चर बनाओगे पहले, तो ये NH है, फिर NH2 है, करेक्ट। कह रहा है दूसरे 1 2, ये 1 है, ये सेकेंड कार्बन है, करेक्ट, ये 1 ये 2, तो 2 पे नाइट्रो लगा दो, 3 और 4 पे नाइट्रो लगा दो, इसको बोलते हैं 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रासी। जब हम इसी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड के पास क्या होता है भाई, CO होता है, और यहाँ पे R लगा होगा, अभी R1 R2 क्या हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है क्या करते हैं, इससे घेर के H2 हटाते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल, उसको हम हाइड्राजोन बोलते हैं। हाइड्राजीन से नाम आगे सब कुछ सेम है, बस लास्ट में हाइड्राजीन की जगह क्या हो जाता है, हाइड्राजोन। तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन घेर के क्या करते हैं भाई, कोई भी अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव हो
क्या करना है, H2O को हटा देना। करेक्ट। तो होता क्या है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कोई कार्बोनाइल कंपाउंड, जब हम उसको 2,4-DNP से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं, उसी को पीपीटी मान लेते हैं। समझ गए। तो ये आप याद रखेंगे कि सॉलिड क्रिस्टल का पीपीटी फॉर्म करते हैं। पीपीटी का कलर कैसा होगा, यहाँ लिखा हुआ है। जनरली येलो पीपीटी मिलती है अगर कैसा कंपाउंड हो, अगर वो सेचुरेटेड कार्बोनाइल का, सेचुरेटेड का मतलब उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा कोई और डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब उसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड कार्बोनाइल का, मतलब इसके अलावा कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। देखो, तब हमारी जो पीपीटी मिलती है वो जनरली येलो कलर की ऑक्टेन होती है। ठीक है। और अगर ऐसा रहा तो रेड ऑरेंज पीपीटी मिलती है। तब ऐसा होता है जब सिस्टम कैसा हो, लिखा है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, या उसमें एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो, यहाँ पे कोई कीटोन लगा हुआ है और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगा, तो ये रिजोनेंस पे है। या आप ऐसा ले लो, बेंजल डिहाइड, क्या ले लो, बेंजल डिहाइड, तो ये कॉन्जुगेटेड है, मतलब इसका पाइस बेंजीन के साथ रिजोनेंस में है। या आप और क्या ले सकते हो, बस जहाँ पे रिजोनेंस में, एसिटोफिनोन भी ले सकते हो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसका कीटो पार्ट किसी पाई के साथ रिजोनेंस में, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम जहाँ पे पाई क्या हो, रिजोनेंस में होता है, वहां पे आपको जनरली ऑरेंज पीपीटी में दिखाई देती है, और जब सेचुरेटेड होता है वहां पे आपको येलो पीपीटी ऑक्टेट। करेक्ट। तो ये था हमारा 2,4-DNP टेस्ट, ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड देखे हैं, चाहे वो कोई भी। करेक्ट। तो हमारे पास किसका बचा भाई, ये समझ गए। तो हमारे पास बचा अमाइन। अमाइन के हम दो टेस्ट पढ़ेंगे। दो टेस्ट आप, जैसे एक कार्बिल-अमीन रिएक्शन होता है, आपने पढ़े होंगे। कार्बिल-अमीन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी अमाइन होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस केएच के साथ रिएक्शन कराते हैं, और आपको एक प्रोडक्ट बनता है आरएनसी, मतलब आइसोसाइनाइड बनता है। वो प्राइमरी अमाइन ही देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। आरएनसी बनता है जिसकी स्मेल आती है फोलिंग, फोल स्मेल, मतलब बदबू टाइप की स्मेल आई, इसको हम बोलते हैं अनप्लीजेंट स्मेल। इससे पता चलता है कि वो प्राइमरी अमाइन। जो एलिफेटिक भी होता है, एरोमेटिक होता है, आपने वो रिएक्शन में ही पढ़ लेते हो, उसको हम कार्बिलामिन रिएक्शन ही बोलते हैं, या आप कार्बिलामिन टेस्ट भी बोलते हैं, वो आपने रिएक्शन में पढ़ी होगी। ठीक है। मैं दूसरा लिया हूँ, हॉफमान मस्टर्ड आयन टेस्ट, ये भी 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट है। ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ये भी देते हैं, जब आप रिएक्शन कराते हैं किसकी, प्राइमरी अमीन की, किसके साथ, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। देखो लिखा है ना, कार्बन डाई सल्फाइड, और मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम यहाँ लिखा हो RNCS, उसको हम बोलते हैं एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और जब ये रिएक्शन आप कराते हैं तो आपको उसके नाम में क्या लिखा हुआ है, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है इसमें, क्या क्या आपको स्मेल जो आएगी तो मस्टर्ड ऑयल की तरह आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी अमाइन ही है। और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देते, ध्यान रखोगे, ये टेस्ट नहीं देते। करेक्ट। और ये रिएक्शन देखिए क्या करा गया, घेर के H2S हटा दिया गया और साथ में हमारा प्रोडक्ट दिया गया। करेक्ट, ये उसकी रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल स्मेल आती है, ये भी प्राइमरी अमाइन ही देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों देते हैं, ध्यान रखिए, मतलब एनिलीन भी देते हैं। उसको हम बोलते हैं हाफमैन मस्टर्ड। दूसरा आपका पढ़ा होगा आपने हिंसबर्ग रिएजेंट ना। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है भाई, हिंसबर्ग को बोलते क्या है, बिल्कुल हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। हिंसबर्ग को हम जनरली बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, या हो सकता है सल्फोनाइल क्लोराइड के पैरा पे कोई ग्रुप लगा, अगर सिर्फ बेंजीन है तो उसको हम सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, या अगर हो सकता है उसके पैरा पे CH3 लगा हो तो उसको हम पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। जनरली वही वही लिखा रहता है, पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लो तो भी सब कुछ सेम रहे। होता क्या है, जब आप रिएक्शन कराते हो प्राइमरी अमीन की किसके साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, तो जब उसको NaOH में डालते हैं तो सोल्यूशन सॉल्युबल होता है।
तो इससे ये पता चला कि वो 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट भी करते हैं और अल्कली में सॉल्युबल होते हैं। अल्कली का मतलब बेस, उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल। 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट तो करते हैं लेकिन सॉल्युबल नहीं होते। 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करते, ऐसे ही हम याद रखते हैं। ठीक, देख लेते हैं उसको भी फटाफट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप, वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आर लिखा, आर अगर हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर आर सी एच थ्री, क्योंकि जनरली यही शायद लिखा हो, इसको हम बोलेंगे पैरा टॉल्वीन सल्फोनाइल क्लोराइड। समझ गए, पैरा टॉल्वीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जनरली ये उसका रिएक्शन है। होता क्या, देखो ये अमाइन है, 1 डिग्री आर एन एच टू, क्या है 1 डिग्री अमाइन। इसके पास लोन पेयर है, ये सल्फर है। इधर कीटो से अटैच है, यहाँ Cl का माइनस आई लग रहा है, और यहाँ से दो सल्फर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ जनरेट हो गया डेल पॉजिटिव। जैसे डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, करेक्ट। जब इसने अटैक किया होगा तो ये जाके इस पे अटैक किया होगा, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है, पता है। फिर जब ये माइनस के बगल में हैलोजन होता है, माइनस के बगल में हैलोजन, तो धक्का ही मारेगा उसको हटा देगा। फिर जब वो माइनस अंदर की तरफ आएगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ बना हुआ है, जब वो अंदर की तरफ वापिस आएगा तो कीटो बन जाएगा। जब वो Cl निकल गया होगा, जब Cl गया होगा तो इसका H लेके गया होगा, किसका, क्योंकि वो RNH2 था, Cl जाते जाते इसका एक H लेके गया, मतलब साथ में यहाँ पे Cl भी बनता है, ठीक है। वो जाते जाते हाइड्रोजन लेके जाएगा। अब देखो, मैंने कहा रिएक्शन तो हो गई, फिर मैंने कहा उसको NaOH से रिएक्शन कराते हैं। फिर लिखा है कि सॉल्युबल होते हैं, ये तो बताया मैंने, सॉल्युबल इन अल्कली, अल्कली बोलो या बेस। ये सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इसकी वजह से ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और वो सॉल्युबल हो जाएगा। समझ गए। जब आप 2 डिग्री लेते हो, आपको पता है 2 डिग्री में R2NH होती है, एक हाइड्रोजन होती है। तो जब इस पे हमला हुआ होगा, सेम फैशन में ऊपर जाएगा, बॉन्ड ओपन होगा, वो अंदर आएगा, Cl गायब होगा और H लेके जाएगा। जब इसका H लेके चला गया होगा, जब इसका H लेके चला गया होगा तो आपको पता है HCl बना होगा। तो जब यहाँ पे जब N जुड़ा होगा, तो क्या जुड़ा होगा वहां पे, सिर्फ NR2 मिला होगा, क्योंकि ये H ये Cl तो चले जाते हैं, शॉर्टकट में यही है। तो देखो यहाँ पे S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या NR2। क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या लिखा है, इनसॉल्युबल इन अल्कली। इसीलिए वो सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ गए, उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। अब आते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होता है भाई, ये 3 डिग्री क्या इस पे अटैक कर पाएगा, एक तो ऐसे ही बड़ी साइज का, एक तो खुद ही ये क्या है इतना बल, और ऊपर से जब तुम 3 डिग्री अमाइन बोलोगे तो मसला क्या हो जाएगा, दोनों बड़ी बड़ी साइज। तुम्हें इस पे हमला करना है तो कैसे करोगे भाई, इतनी स्टेरिक क्राउडिंग है यहाँ पे दोनों तरफ कि रिएक्ट हो ही नहीं पाए, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं। इसीलिए क्या लिखा है, लिखा ना स्टेरिक फैक्टर, नो रिएक्शन। समझ, 1 डिग्री रिएक्ट भी करता है, सॉल्युबल है, याद ऐसे रखते हैं एग्जाम के लिए, 1 डिग्री रिएक्ट भी करेगा, सॉल्युबल। 2 डिग्री सिर्फ रिएक्ट करेगा और 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करेगा, बात खत्म। ये था हमारा सारा टेस्ट, समझ गए, करेक्ट। तो हमने क्या किया, सारे टेस्ट हमने पढ़ लिए, ठीक है। हमने यहाँ से चालू किया, पहले हम सचिसन टेस्ट पढ़े, फिर विक्टर, फिर लूकास, फिर फेनोलिक ग्रुप टेस्ट, फिर कार्बोनाइल में टॉलरेंस, फिर लिंक 2,4 डीएनपी हाइड्रोफॉर्म, फिर हमने 2,4 डीएनपी पढ़ा, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या पढ़े भाई, फिर उसके बाद हमने मस्टरडाइल पढ़ा, ये भी 1 डिग्री अमाइन। फिर उसके बाद हिंसबर्ग, ठीक है। ये था हमारा टेस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो। ओके, चलो कैसा लगा भाई लेक्चर।